प्रशासन ने बुधवार को 60 इनर लाइन परमिट किए जारी। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के नारों के साथ शुरू की आदि कैलाश यात्रा। प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी किए गए तिथि के अनुसार आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा बुधवार से शुरू हो गई है। यात्री यात्रा के लिए धारचूला पहुंचने लगे हैं, जिसके कारण बाजार में चहल पहल शुरू हो गई है। यात्रा शुरू होने से होम स्टे संचालक, होटल स्वामी, खच्चर चालक और वाहन स्वामियों के चेहरे खिले हुए हैं। बुधवार को एसडीएम मंजीत सिंह ने 60 से अधिक इनर लाइन परमिट जारी किए। साथ ही उन्होंने सभी यात्री और श्रद्धालुओं से अपील की है वे सब मौसम की पूर्व अनुमान और रहने खाने की व्यवस्था कर यात्रा में आए। यूपी अलीगढ़ से आए यात्री अमित कुमार शर्मा, रवि चौधरी, पुनीत गोयल, गौतम कुमार, गौरव कुमार, जितेंद्र सिंह 6 लोगों की टीम अपने 3 बाइक से धारचूला पहुंचने के बाद बुधवार को पास मिलने के बाद बम बम बोले के जयकारों के साथ गुंजी के लिए उनकी टीम ने प्रस्थान किया। सर, हम यूपी के अलीगढ़ से आए हुए हैं। हम आदि कैलाश के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के वहाँ पर, और हमें बहुत खुशी हुई। आज हमें परमिट मिल गया है और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के आके, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए ज़्यादा से यात्री आए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अभी इस वक्त ग्राम सभा पापड़ी के पैगुदी तोग में हूँ और यहाँ पर मकान की बहुत स्थिति खराब है। अभी तक प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया है, जिससे सती देवी जी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सती देवी जी का कोई नहीं है और एक गरीब परिवार से है, आवासीय मकान बनाने में असमर्थ है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल संज्ञान लिया जाए और शीघ्र निरीक्षण कर सती देवी जी को आवासीय मकान का लाभ दिया जाए, और ताकि वो अपना आवासीय मकान बना सके और अपना जीवन यापन कर सके। आप देख सकते हैं पीछे ये टेंट से ढके हुए हैं ये। धन्यवाद। सरस्वती शिशु मंदिर धारचूला में शिशु भारती का गठन किया गया, जिसमें मतदान प्रक्रिया द्वारा निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें समस्त विभागों के साथ साथ अध्यक्ष, सेनापति व मंत्री भैया बहनों को चुना गया। बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी दायित्ववान पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शिशु भारती में अध्यक्ष आयुष ठगुन्ना, सेनापति सौरभ धामी, मंत्री महिमा धामी निर्वाचित हुए। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहन चंद्र जोशी सहित अन्य स्टाफ और अभिभावकों ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। पिताजी वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़े, लेकिन मुझे भी नहीं पता था जब तक कि मुझे सिद्ध गरब्याल में एक प्रोग्राम में नहीं बुलाया गया कि मेरे दादाजी ने उस गांव को विस्थापित यहाँ से करा के सिद्ध गरब्याल और सिसोना और कल्याणपुर इन सारे क्षेत्रों में बसाया। और मैं जिस भी क्षेत्र में जाता हूँ उत्तराखंड में, चाहे वो गढ़वाल में जाऊँ, जब कुआं में जाऊँ, लोग कहते थे दादाजी बहुत दूरदर्शी थे। बहुत उन्होंने, अब 2000 में हमारा प्रदेश बना, उत्तराखंड संघर्ष के बाद मिला, राजा आंदोलनकारियों के संघर्षों के बाद, शहीद होने के बाद लोगों को ये प्रदेश मिला। लेकिन दूरदर्शिता देखिए कि जब वो 1972 में यूपी के सीएम थे तो उन्होंने इस प्रदेश की नींव तब रखी थी, पर्वतीय विकास मंत्रालय बना के, और मुख्यमंत्री रहते हुए 400 करोड़ का बजट उत्तराखंड के लिए उन्होंने अलग से बनाया था, ताकि पर्वतीय जिलों का हमारे विकास हो सके। और दूरदर्शिता देखिए कि उनको पता था उनका पोता एक दिन सितारगंज से लड़ेगा, तो उन्होंने अच्छे लोगों को सितारगंज भेज दिया। सही मायनों में परिवार है, क्योंकि मैं विधायक सितारगंज से भी हूँ, लेकिन धारचूला से काफ़ी लोग हमारे क्षेत्र में बसे हुए हैं। तो मेरा फ़र्ज़ है कि धारचूला के कहीं भी लोग बसे हों, चाहे वो धारचूला में हो, चाहे वो सितारगंज में हो, चाहे वो उत्तराखंड के किसी भी हिस्से में हो, क्योंकि दादाजी का प्रेम और लगाव इस क्षेत्र से बहुत था, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं कहीं पे भी ये लोग बसे हों, मैं उनके साथ, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँ। मैंने एक लगातार कोशिश करी है कि पिछले 3 साल से कि अपने विभागों को, और मेरा मानना ये है कि जो विभाग मुझको माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से मिले, वो विभाग उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। जब मैं पहली बार मंत्री बना, मैं तो खिलाड़ी आदमी था, मैंने देश को 32 देशों में रिप्रेजेंट किया है कप्तान के रूप में,
ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, मलेशिया में, सिंगापुर में, थाईलैंड में। और जब मुझे पता चला कि 2022 में चुनाव जीतने के बाद कि मुझे मंत्री बना रहे हैं, तो मुझे बहुत 100% श्योर था कि स्पोर्ट्स मंत्रालय तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब घोषणा हुई तो मुझे एनिमल हस्बेंड्री विभाग मिला। अब मैंने कहा यार मैं करूँगा क्या, ना जानवरों के बारे में पता है, ना मछली के बारे में पता है। तो पहले 1-1.5 महीने तो बड़े असमंजस में बीते कि जब मैं ऑफिस में जाता था, अधिकारी जो चाहे समझा देता था, मुझे लगता था यही होगा, ठीक है इसको कर दो। फिर मैंने मन में बनाया कि यार जब काम मिला है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी निभानी भी चाहिए। तो मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया कि सरकार आपके द्वार। और मैं खुद जिस जिले में जाता था वहाँ पे छोटे पशुपालकों के घर, छोटे मत्स्य पालकों के घर, छोटे कुक्कुट फार्मर्स के घर, जो गाय पालन करते हैं उनके यहाँ खुद जाता था और उनसे समस्या पूछना शुरू करी कि आप बताइए कि धरातल में क्या समस्या है, क्या और होना चाहिए, क्या सरकार की पॉलिसीज होनी चाहिए। और इन 2-3 सालों में जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई, वो फीडबैक हमको जनता के माध्यम से मिला कि ये कमियां हैं। और आज उसका फर्क हमको देखने को मिल रहा है कि आज हमारे पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र धारचूला में भी अगर मत्स्य विभाग का इतना अच्छा काम हो रहा है, अगर कुक्कुट का और बकरी और भेड़ पालन का इतना अच्छा काम हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है, तो जनता को जाता है, जिन्होंने सही फीडबैक सरकार को दिया। क्योंकि मेरा मानना यह है कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है वो जनता के हित के लिए बनाती है, इसलिए जनता की राय उसमें समावेश होनी चाहिए। मैं बधाई दूंगा अपने अधिकारियों को, समस्त अधिकारियों को। बहुत कम होता है कि जनता जो है वो अधिकारी की प्रशंसा करे। लेकिन अभी मैं अशोक जी के साथ बैठा था, ये कह रहे थे जलाल जी आप लोग बहुत ही खराब खबर है कि वो कह रहे थे कि भैया किसी भी हालत में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इनको यही रखो। तो अधिकारियों को हाँ प्रमोशन भी कह रहा हूँ कि यही रहे। तो ये बहुत अच्छी संकेत है कि इसका मतलब कि जो सरकार की सोच थी वो हमारे तीनों विभागों ने, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का विभाग हो, चाहे वो मत्स्य का विभाग हो, चाहे वो दुग्ध का विभाग हो, मैं समस्त अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने सरकार की सोच को धरातल में उतारने में अपना योगदान दिया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखिए ये विभाग ऐसे हैं कि उत्तराखंड की सबसे 2 बड़ी समस्या है, पलायन और बेरोजगारी, इन दोनों को एड्रेस कर सकते हैं। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मैंने 2022 में ये विभाग ज्वाइन किया था, तो उत्तराखंड की जीएसडीपी जो कंट्रीब्यूशन होती है, स्टेट में जो विभाग जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें मत्स्य विभाग टॉप 30 में नहीं था। लेकिन इस बार का जो डेटा आया है उत्तराखंड में, उसमें मत्स्य विभाग 3रे नंबर पे कंट्रीब्यूट कर रहा है और 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। 9.23% पे उत्तराखंड में मत्स्य विभाग ग्रो कर रहा है। और देखिए इसका फायदा क्या हुआ कि जब हमने इतने काम किए कि मुख्यमंत्री जी को भी मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमने इतनी सारी पॉलिसीज बनाई, तो उसका फायदा ये हुआ, जिस विभाग का बजट 2022 में 80 करोड़ रुपए था, यहाँ के काम को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग का बजट 280 करोड़ रुपए कर दिया है, ताकि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों को रोजगार से जोड़ा जा सके। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है पहाड़ों में, कोल्ड रनिंग वाटर हमारे पास एबंडेंस में है, ट्राउट फार्मिंग बहुत अच्छी हो सकती है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बजट को बढ़ा के 280 करोड़ रुपए दिया है। इस साल हमको ट्राउट फार्मिंग के लिए, ट्राउट के नए रेसवेज बनाने के लिए, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग करने के लिए सरकार के माध्यम से 170 करोड़ रुपए मिले हैं। और ये कहाँ लगेंगे? ये पर्वतीय क्षेत्रों में लगेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमारे फार्मर यहाँ पर, मत्स्य फार्मर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने मुझे बताया। उससे पहले आज सुबह मेरे पास भेड़ बकरी पालन वाले लोग आके सुबह बधाई दे के गए सरकार को कि आज ये परिस्थिति है कि हम आज आईटीबीपी को अपना सामान देते हैं और 48 घंटे के अंदर अंदर हमारे अकाउंट में पैसा डीबीटी हो जा रहा है। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई हमारा बीच में कोई एजेंट नहीं है, सीधा आईटीबीपी और फार्मर के बीच का काम हो रहा है। इसके लिए आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इस काम को रोकिएगा मत, क्योंकि मेरी सोच सिर्फ आईटीबीपी तक सीमित नहीं है। हम आर्मी और एसएसबी के साथ भी बहुत जल्द कायम करेंगे, ताकि जो हमारे मत्स्य विभाग के मत्स्य फार्मर्स हैं, पशुपालक हैं, जो हमारे दुग्ध पालक हैं, इनको अच्छा रेट भी मिले, इनको मार्केट भी मिले और इनको 100% एश्योरिटी मिले कि ये जो काम कर रहे हैं उसकी मार्केट अवेलेबल है और अच्छा दाम अवेलेबल है। मैंने ये कोशिश की है
कि लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहूं। ये मेरा चौथा दिन है। मैं इसके पहले रानीखेत में था, रानीखेत के बाद द्वाराहाट गया, द्वाराहाट से जागेश्वर आया, जागेश्वर से आज मैं धारचूला में आपके साथ बैठा हूँ। फिर यहाँ से डीडी हाट में कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, फिर डीडी हाट में अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं कार्यकर्ताओं की उसको सुन सकूँ, सरकार तक पहुँचा सकूँ, और जितना हल पॉसिबल हो कि इसी क्षेत्र में बैठे बैठे हो जाए वो हल यहाँ पर निकल जाए। मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूँ, पिछले 3-4-5 दिन से घूम रहा हूँ और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो जोश दिखा, कार्यकर्ताओं में माननीय मोदी जी के प्रति जो प्यार दिखा, जो विश्वास दिखा, वो बहुत काबिल तारीफ है कि आज हमारे देश में कैसे प्रधानमंत्री हैं जो इस देश को आगे भी बढ़ा रहे हैं, जो सनातन धर्म को सुरक्षित भी रख रहे हैं, जो इस देश को विकसित बनाने की सोच रख रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन भी कर रहा हूँ। मैं कल जानती थामी की शादी कर रहा था, थामी जी बता रहे थे किस तरीके से चुनाव में 500-550 वोट से भारतीय जनता पार्टी ये सीट हारी। लेकिन ये सीट कुछ लोग, कल जब मैं द्वारा आपके साथ कुछ लोग कह रहे थे भाई साहब सरकार ये नहीं है, वो भूल जाते हैं कि वो भी सरकार का हिस्सा है, वो भी इसी सरकार, इसी संगठन का एक हिस्सा है। ये धामी जी चुनाव नहीं हारे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है पिथौरागढ़ से, और उसका नुकसान देखने को मिल रहा है। आज अगर हमारे विधायक होता, हमारा विधायक आपके बीच में होता, तो ये शायद समस्याएं का ज्ञापन मेरे तक पहुंच रहा है, ये ज्ञापन मेरे तक नहीं आता, यही पे इनकी निपटारा हो जाता। तो थोड़ी थोड़ी मेहनत अगर हम लोग और कर लेते उस वक्त 500-550 वोट क्या होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आने वाले चुनाव हैं, अभी पंचायत के चुनाव आएंगे, इसके बाद कोऑपरेटिव के चुनाव आएंगे, फिर हमारे 27 के चुनाव आएंगे। इस बार धारचूला में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी, प्रधानमंत्री जी के हाथों में ताकत देगी और भारतीय जनता पार्टी को पिथौरागढ़ जिले में धारचूला सीट जिता के देगी, मेरा विश्वास। मैं और जिस तरीके की परिस्थितियां हैं देखिए पूरे देश में, ये जरूरी भी है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, आपने देखा कि कश्मीर के पहलगांव में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है। और हम नहीं चाहते, हमारी देवभूमि है, हमारी वीर भूमि, इसकी संस्कृति को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, सनातन को आगे बढ़ाना, ये हमारा फर्ज है, सबका फर्ज है। ये तभी हो पाएगा जब इस देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि प्रोग्राम मेरा 2-3 दिन पहले ही बना, जिला अध्यक्ष जी का और समस्त पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, राज्य मंत्री अशोक जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, लगातार एक कोशिश रही है सरकार की कि मंत्री जो हैं वो जिलों का भ्रमण करें और जनता के बीच रहें, कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं को सुने और उसका हल निकालने की पूर्ण कोशिश करें। मेरा चौथा दिन है यार। मैं इससे पहले रानीखेत, द्वाराहाट, जागेश्वर, आज धारचूला हूँ, फिर डीडी हाट जाऊँगा, यहाँ से फिर अल्मोड़ा जाऊँगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच रह के और समस्याओं का निदान निकाले जा सके। और धारचूला जो है एक दुर्गम क्षेत्र है, हमारा बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे हमारे पशुपालन का बहुत अच्छा काम होता है, फिशरीज़ का बहुत अच्छा काम होता है। मैं उसको अभी हमारे जो छोटे पशुपालक और मत्स्य पालक हैं उनके घर भी जाऊँगा। और सुबह से मैंने मत्स्य पालकों के साथ भी बैठक करी है, पशुपालकों के साथ भी बैठक करी है, और क्या परिस्थितियाँ बेटर हो सकती हैं और कैसी पॉलिसी मेकिंग में बेटर हो सकता है उनसे राय मशवरा करी है। मैं पार्टी के प्रमुख हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने लगातार धारचूला में जो है भारतीय जनता पार्टी को आगे करने में अपना योगदान दिया है। और समस्याएं भी आज बहुत सारी सामने रखी हैं। आपने देखा किस तरीके से पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार हम जनता के बीच में है। लोगों ने, किसी ने डॉक्टर की समस्या बताई है, किसी ने उच्चीकरण, हॉस्पिटल्स को उच्चीकरण करने की बात कही है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा हमारे पशुपालन और मत्स्य से प्रभावित है। तो यहाँ पर थोड़ा एलईओ की प्रॉब्लम है, हमारे पास एलईओ कम है। डॉक्टर तो ग्रेड 2 को तो समस्त आ गए हैं, ग्रेड 1 की कुछ पोस्ट खाली। तो मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जुलाई-अगस्त तक हमारे पास कुछ एलईओज और आएंगे जो लोक सेवा आयोग से हमको मिलेंगे। हम उनकी पहली पोस्टिंग जो है वो दुर्गस्त और दुर्गम क्षेत्रों में ही करेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में करेंगे, बॉर्डर क्षेत्रों में करेंगे, ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिल सके। आईटीबीपी के साथ जो है जो हमारा अनुबंध हुआ उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है पिथौरागढ़ जिले में, धारचूला में। यहाँ के किसानों ने आज हमको सम्मानित भी किया है, सरकार का धन्यवाद भी किया है कि उनका जो मछली है
वो फ़ौरन बिक जा रही है और उसका 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में डीबीटी आ जा रहा है। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, डायरेक्ट फार्मर और आईटीबीपी के बीच में करार हो रहा है। तो अच्छा लग रहा है कि जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उसका फ़ायदा क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। और हमारे बॉर्डर एरियाज़ अगर रोज़गार पाएंगे, अगर हमारे बॉर्डर एरियाज में लोग रोज़गार से जुड़ेंगे तो पलायन की समस्या भी दूर होगी और जो नेशनल सिक्योरिटी एक थ्रेट है वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होती है। देखिए, मैं कल ये समस्या अशोक जी के द्वारा, नामी जी के माध्यम से, जोशी जी के माध्यम से, पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मेरे सामने रखी गई है। मैं 2 तारीख को देहरादून पहुंचूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको बताया, बॉर्डर एरिया भी है और आदि कैलाश यात्रा, मानसरोवर यात्रा जो है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि उन्होंने खुद आके इसको आगे बढ़ाने की बात कही है। पूरे विश्व में इन्होंने एक मैसेज दी है कि आप आदि कैलाश यात्रा में आइए। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी दायित्व बनता है कि उसमें सुविधाएं उपलब्ध हों, रोड की अच्छी हों, ताकि यात्रियों को सुगम और अच्छी सुविधा मिल सके। मैं ज़रूर इस पर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द इसका हल निकलेगा। सर, आपने आपके दादाजी का लगाव बताया इस पर कैसे कहेंगे आज आप धारचूला में हैं? देखिए, बहुत सीनियर लोग यहाँ पर थे जिन्होंने मेरे दादाजी के साथ काम भी किया है और जिन्होंने दादाजी का स्मरण मुझे आज करवाया है। उन्होंने मुझे किस तरीके से यहाँ पर जब आपदा आई थी और दादाजी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, सॉरी यूपी के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने सितारगंज में उनको विस्थापित किया और उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मदद करी। अच्छा लगता है और इसीलिए आज तक उनके गुजरने के 50 साल बाद भी लोग उनको इतने प्यार से, इतने सम्मान से याद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं। जनता के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया है, जनता के सुख दुख में रहे हैं। पहाड़ का दर्द हेमवती नंदन बहुगुणा जी से अच्छा कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर वो चीज़ें खुद महसूस करी हैं बचपन से। पढ़ाई की हो, चाहे स्कूल की कमी हो, चाहे शिक्षा की कमी हो, चाहे स्वास्थ्य की कमी हो, और उन्होंने जब भी पद पे रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद में रहे, चाहे वो पेट्रोलियम मिनिस्टर के पद पे रहे, टेलीकम्युनिकेशन मंत्री रहे, इन्होंने यहाँ पर अगर किसी ने सबसे पहले यहाँ पर गैस के डिपो खोले उत्तराखंड में, तो जब वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तब खुले। जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्तराखंड की नींव डाली। जब उन्होंने पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया और अलग से 400 करोड़ का बजट पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए किया। और जब वो टेलीकम्युनिकेशन मंत्री थे तो उन्होंने जगह जगह पे पोस्ट ऑफिस खुलवाए उत्तराखंड में। तो जिस तरीके से उनका प्यार पर्वतीय क्षेत्र से था, मुझे भी सौभाग्य है कि मैं भी उनकी लीनेज को भी आगे बढ़ा रहा हूँ, लेगेसी को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। और उत्तराखंड जिस प्रदेश की सेवा उन्होंने करी है, उस प्रदेश की सेवा करने का मौका मुझे भी मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है।